हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम लोग उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है रिसेंटली गेटको ने नई वैकेंसीज रिलीज कर दी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 300 इलेक्ट्रिकल के लिए। जूनियर इंजीनियर दैट मीन्स विद्युत सहायक इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है 300 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसी को ध्यान में रखते हैं हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हम लोग जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है 10 जून 2017 को जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके हम लोग नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट मेंशन करके रख रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट 40 क्वेश्चंस लेके 1 2 लेके 40 क्वेश्चंस तक हमने ऑलरेडी डिस्कस करा चुके। वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको डिटेल सिलेबस जानना है गेटको 2021 का जो एज पर द ऑफिशियल सिलेबस है उसमें मैंने जो सब टॉपिक्स रहते हैं हमने डिटेल टॉपिक्स में ध्यान में रखते हुए ये एक सिलेबस का सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ पे जाके देखिएगा। काफ़ी डिटेल देखिए, आपको जो पढ़ाई शुरू करना है उसके पहले आपको ये कंप्लीटली सिलेबस क्या क्या इस साल पूछे जाने की चांसेस है वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करा दिया एज पर द सिलेबस। ओके, तो वह अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो वो भी जाके देखिएगा। और ये आपका सिलेबस जो है गेटको 2021 के लिए वो भी आप जाके देखिए। तो हम लोग आज के सेशन का शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोग 41 से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अ सिंक्रोनस कंडेंसर इज वर्चुअली इन। आपको पता है सिंक्रोनस कंडेंसर दैट मीन्स क्या होता है। सिंक्रोनस एक मशीन रहती है, ठीक है, उसको हम लोग कौन से पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। तो मान लो एक लीडिंग पावर फैक्टर पे 0 पे भी ऑपरेट होता है और लैगिंग पावर फैक्टर पे भी ऑपरेट होता है। तो अगर हम लोग एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर करके उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग उसको ओवर एक्साइटेड मोड में हम लोग उसको देते हैं। नॉन लोडेड दैट मीन्स अनलोडेड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी हम लोग एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर करके पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। जो भी सब्सिक्वेंस क्वेश्चन रहेंगे उसके सबके ऑप्शन 1 ही है गाइस, ऑप्शन ए ही है, क्योंकि एज पर द उन्होंने जो मेंशन किया था वही हमने एज अ ऑप्शन रखे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर अ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो वॉल्यूम हमें लगता है एसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है, कॉपर का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम दैट मीन्स कितने हमें वेट का कॉपर लगता है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कितना वॉल्यूम हमें लगता है एसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो है हमारे वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों के। ध्यान में रखा करिएगा इस ये जो है वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ध्यान में रखिएगा, अभी आपका 2021 चल रहा है, 2021 के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा। आपकी नियर अबाउट 4 ईयर्स की गैप आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार चैनल पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम लोग जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसके पहले की अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, जैसे 2014 का हो गया, 2016 में जब भी एग्जाम हुआ था, तो आप वो भी मुझे बता दी। या फिर अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट MCQs के साथ शुरू करूँ मैं, तो हम लोग वैसे भी शुरू कर सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी रिसेंट का पेपर है वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन्स इज ड्यू टू। ओवरहेड लाइन्स में आपको पता है टेम्परेचर राइज के कारण क्या होता है, ये जो सैग है ये एक तो बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, ये होता क्या है, ये आपको मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे सस्पेंडेड है। ठीक है, तो ये इसी पोर्शन को कहते हैं हम लोग सैग, जो कितना सस्पेंशन में कितना उसमें झुकाव आ चुका है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता है, ठीक है, तो आपको पता है जो कंडक्टर रहता है वो किसके बने रहते हैं, मेटल के, तो वो हमारा लूजन अप हो जाता है, सैग हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो हमारा सैग जो है वो कम हो जाता है। which means effect of temperature rise in overhead line is to increase the sag and decrease the tension। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, सैग जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है और हमारा टेंशन जो है इन दो सस्पेंडेड हमारे कंडक्टर्स का वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा वाइस वर्सा होता है, अगर हमारा टेम्परेचर लोअर होता है तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो सकती है इसमें। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क ऑफ अ स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर्स हैव अ आइडेंटिकल डिस्क इज डिफरेंट ड्यू टू। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि आपको पता है हमारा पोल हो गया स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर में ये फर्स्ट इंसुलेटर हो गया, सेकंड इंसुलेटर हो गया, ये थर्ड इंसुलेटर हो गया, और यहाँ पे क्या रहता है हमारा कंडक्टर सस्पेंडेड रहता है, ये हो गया हमारा कंडक्टर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो हमारा डिफरेंट रहता है। ठीक है, इसके नियरेस्ट टू द कंडक्टर हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दिस। उसी को हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि रहता है हमारा इसका जो शंट कैपेसिटेंस रहता है, शंट कैपेसिटेंस इफेक्ट जो रहता है ग्राउंड के साथ में, इसी के कारण ये जो कैपेसिटेंस C1 है, C2 और C2 इस C3, ठीक है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो भी हमारा इक्वल नहीं रहता है इसी कारण। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
हम लोग काफ़ी डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू करके क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। जो हमारे एमसीक्यूज की हमारी सीरीज शुरू होंगी वो वहाँ पे आपको पता है, जैसे हम लोग चार्ट्स के साथ में, डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। द मेन फंक्शन ऑफ अ इकोनोमाइजर ऑफ अ बॉयलर प्लांट इज टू। इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या रहता है बॉयलर प्लांट में? टू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए होता क्या है, इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या रहता है, जो फ्लू गैसेस रहती है, जो एक्सट्रैक्टेड गैसेस रहती है, उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे जो फीड वाटर को हीट करने के लिए। ठीक है, ये फंक्शन रहता है हमारे इकोनोमाइजर का। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जो फीड वाटर है यहाँ पे, जो बॉयलर को फीड हो रहा है इस चैम्बर्स में से जाके, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लू गैसेस अगर हमारे यहाँ से पास ऑन होते हैं, तो ये होता क्या है कि लाइक इसका जो हीट रहती है, फ्लू गैसेस में कुछ हीट रहती है जो आफ्टर बर्निंग के बाद में, जो कोल बर्निंग के बाद में जो फ्लू गैसेस रहते हैं जो चिमनी के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जो उसके अंदर की हीट रहती है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो दैट हम लोग जो फीड वाटर है हमारे वाटर का जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को, ठीक है, वो उसको हम लोग हीट कर सके। काफ़ी सिंपल सा फंक्शन है, आपको पता ही होगा। थर्मल टेम्पर लाइक इसमें थर्मल पावर स्टेशन में ये यूटिलाइज होता है, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको कि जो इकोनोमाइजर का फंक्शन है बॉयलर प्लांट में, वो तो ये है कि हमारे फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करें, क्योंकि हम लोग जो हीट है, जो वेस्ट हीट है, वो उसको हम लोग यूटिलाइज करें, रीयूटिलाइज करें, सो दैट हम लोग बॉयलर वाटर को जो हीट करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करें। क्योंकि इससे कारण हमारा फ्यूल कंजम्पशन क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि जो बॉयलर को वाटर फीड हो रहा है, ठीक है, अगर हम लोग उसको हीट करने के लिए एक्स्ट्रा अगर फ्यूल बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग अल्टरनेटिवली क्या कर रहे हैं कि हम लोग बॉयलर इकोनोमाइजर यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम लोग फ्यूल का कंजम्पशन रिड्यूस करें। काफ़ी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज व्हाट? इफेक्ट ऑफ कोरोना ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कोरोना के कारण। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। द इंडक्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस विद। पावर ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस वो क्यों बढ़ जाता है? ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास में, इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द फेस कंडक्टर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है इंडक्टेंस ऑफ हमारा ट्रांसमिशन लाइन हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन पाई नेचुरल लॉग ऑफ D बाय R डैश। ठीक है, तो ये D क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, और ये R डैश का वैल्यू क्या रहता है? 0.7788 टाइम्स ऑफ R, जो कि R क्या है? हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर से। तो अगर हम लोग इंडक्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीजेज विद, बोला क्या है कि अगर हम लोग स्पेसिंग बढ़ाते हैं फेस कंडक्टर का, दैट मीन्स D जो है अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, स्पेसिंग अगर हम लोग बढ़ाते हैं कंडक्टर्स का, तो हमारा इंडक्टेंस भी हमारा पावर ट्रांसमिशन का वो भी हमारा बढ़ जाता है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। Then the next question is question number 48. The effect of a earth is taken into account, then the capacitance of a line to ground is। अगर हम लोग कैपेसिटिव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन टू ग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन टू ग्राउंड। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ का इफेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारा जो, ठीक है, इस टर्मिनल से लेके ग्राउंड टर्मिनल्स तक जो हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फेरेंटी इफेक्ट हैपन्स इन अ ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द लाइन इज। आपको पता है क्या फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है? ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, और ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज, जहाँ पे हमने लोड कनेक्ट करके। जब हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है ये हमारी लाइट अनलोडेड रहती है, ठीक है, लाइटली अनलोडेड, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, तो जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी लंबी और अनलोडेड रहती है, नॉट अनलोडेड, ठीक है, उसमें अनलोडेड रहती है, तो उस केस में हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, और उसको हम लोग कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फॉर अ लॉसी ट्रांसमिशन लाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। लॉसी ट्रांसमिशन लाइन पे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो लेंथ ऑफ लाइन पे वो डिपेंड नहीं करता है गाइस। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंडल कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव। देखिए आपको पता है बंडलिंग क्या आ जाता है कंडक्टर्स का, वो हम लोग क्यों करते हैं? ठीक है, कोरोना परफॉर्मेंस के लिए, मैकेनिकल स्टेबिलिटी के लिए, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो हमारा कोरोना परफॉर्मेंस उससे इंप्रूव हो जाता है अगर हम लोग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स करते हैं तो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कंडक्टर्स अगर हम लोग बंडलिंग करते हैं कंडक्टर्स का, तो उससे हमारा कोरोना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, काफ़ी जो छोटी छोटी डिटेल चीज़ें अब अगर हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सेशन लेंथी हो जाएगा। इसमें हमें 40 क्वेश्चन कवर करने के लिए यहाँ पे 1 आवर से लेकर 2 आवर लगेंगे, इसलिए मैं आपको क्विकली ओवरव्यू करा रहा हूँ। हालांकि काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, आने वाले जो हमारे MCQ सीरीज रहेंगे उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, उसकी आप चिंता ना करें।
बैक टू बैक HVDC सिस्टम इज़ यूज टू, ठीक है। बैक टू बैक HVDC सिस्टम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें स्टेबल इंटरकनेक्शन मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग AC पे जनरेट करते हैं, इसको हम लोग स्टेप अप करके, ठीक है। पहले क्या होता है, ये तो हमारा रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है, HVDC सिस्टम में, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ये तो हम लोग DC में ही उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन में, ठीक है। ओके, ये हो गया रेक्टिफिकेशन, और ये हो गया हमारा इन्वर्जन। दैट मीन्स हमने जो AC सिग्नल्स है हमारा, ठीक है, वो हमारा AC क्वांटिटी हमें सिर्फ यहाँ पे भी रिसीविंग एंड पे AC ही मिलता है। सिर्फ यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है ये DC ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे। तो हम लोग बैक टू बैक HVDC ट्रांसमिशन इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें स्टेबल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है HVDC सिस्टम गाइस, ठीक है। जहाँ तक हमने पढ़ा था काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक सेशन लो, जस्ट ब्रीफ, एक एग्जाम को ओरिएंटेड ना लेते हुए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि HVDC सिस्टम में होता क्या। सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए HVDC सिस्टम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे JEE लेवल के एग्जामिनेशन में, बट इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स है, फैक्ट्स है। ये आपको मैं कभी एक आध बार सेशन में बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिएगा, आई विल नोट डाउन दैट क्वेरी एंड मैं आपको सेशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। Then the next question is question number 53. The most accurate and versatile method of achieving reactive power compensation is by. Reactive power compensation को हमें अचीव करने के लिए इसमें से कौन सी मेथड अच्छी है, तो वो है हमारी स्विच्ड कैपेसिटर विथ ए कंट्रोल्ड रिएक्टर। स्विच्ड कैपेसिटर बैंक्स को अगर हम लोग स्विचिंग करते हैं, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट विद ए कंट्रोल रिएक्टर, तो जाके हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन ए विच इज स्विच्ड कैपेसिटर controlled reactor is the most accurate and versatile method of achieving a reactive power compensation, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. इफ द सेपरेशन बिटवीन द 3 phases ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज, देन देखिए 3 phases जो रहते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, अगर हम उसको सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण होता क्या कि हमारा इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है और हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55. फीडर इज मेनली फ्रॉम द पॉइंट, फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने काफ़ी बार ये कवर भी करा है, ठीक है। जो हम लोग फीडर डिज़ाइन करते हैं वो मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और अगर आपको वोल्टेज, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर पूछा गया तो आप हम लोग ध्यान में रखिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो है उसका कितना होता है, उसके डिपेंडेंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन करते रहते हैं, ठीक है। सो दैट हमारा जो फार्देस्ट एंड रहता है उसका भी प्रॉपर सप्लाई मिल सके, तो वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर डिज़ाइन करते हुए हमारे वोल्टेज ड्रॉप को कंसिडरेशन में रहते हैं। और अगर हम लोग फीडर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, सो उस टाइम पे हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56. बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड बाय कीपिंग द लाइन लॉसेस व्हाट, ठीक है। अगर हम लोग इंक्रीज करते ट्रांसमिशन वोल्टेज को डबल ही, ठीक है, अगर हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज को डबल करते ओरिजिनल वैल्यू से, तो हम लोग सेम पावर ट्रांसफर कर पाएंगे लाइन लॉसेस को 1/4 करके ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर है। व्हाट इज स्काडा? स्काडा की एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। एक स्काडा एक हम लोग हमारी एक प्रोसेस है, ठीक है। In transmission system, the weight of copper is proportional to, the weight of copper is proportional to the 1/E square, 1 by supply square, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60. द पावर फैक्टर ऑफ एन ओपन एंडेड केबल कैन बी इम्प्रूव बाय, पावर फैक्टर हमारे ओपन एंडेड केबल का हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पावर फैक्टर है ओपन एंडेड केबल का वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लीड शीथ ऑफ अ केबल मे गेट डैमेज टू, लीड शीथ जो है हम लोग किसके कारण डैमेज हो जाता है, इन सब के सारा मैकेनिकल इंजरी, crystallization of a lead through vibrations, chemical action with the impurities present in the soil when buried in the earth। तो ध्यान रखिएगा इन कोई भी कारण उसमें से एक कारण हमारे जो लीड शीथ को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। जो शीथ रहती है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल केबल्स का, अगर आपको अच्छी तरीके से पर्टिकुलरली केबल्स के MCQ चाहिए होगा और केबल को अच्छी तरीके से समझना होगा कि कंडक्टर में कौन से टाइप रहते हैं, शीथ क्या रहती है, आर्मरिंग क्या रहती है, ये हमने 10 से 15 मिनट का सेशन ऑलरेडी ले चुका हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर अगर आप मुझे पर्सनली कमेंट करके मांगते हो तो आपको लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक केबल्स का ही सेशन है हमारा, काफ़ी दिनों पहले हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिया, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62. स्काडा इज व्हाट, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जिसको हम लोग कहते हैं। स्काडा क्या हमारा एक रियल टाइम डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम है, डेटा स्टोरिंग भी करता है और डेटा मॉनिटरिंग और कंट्रोल का भी काम स्काडा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर यूज्ड इन अ पावर सिस्टम एप्लीकेशंस मेनली फॉर। देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का सबसे मेन जो एडवांटेज है कि उसकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, ये हमारे स्पीड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इसके जो सिग्नल्स भेजते हैं वो थ्रू रहते हैं लाइट सिग्नल, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हम लोग मेनली स्काडा में यूज़ करते हैं। हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए पावर स्टेशन और सबस्टेशन के बीच में, कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड लोड्स कंट्रोल सेंटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग स्काडा सिस्टम को, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी हमारे जो रिसेंटली फाइबर ऑप्टिक्स में जो टेक्नोलॉजिकल यूज़ करते हैं, हम लोग इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट को जो प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट इज, सबसे मेनली कॉमन फॉल्ट कौन सा है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये होता है हमारा फेस टू न्यूट्रल, दैट मीन फेस टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। इट इज़ नॉट अ फेस टू न्यूट्रल, इट इज़ फेस टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। कोई भी एक टर्मिनल, मान लो 3 फेजेस है R Y B, किसके साथ ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद हम लोग उसको क्या कहते हैं, मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ जो फॉल्ट रहता है वो होता है हमारा सिंगल फेस टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। द स्टेबिलिटी ऑफ अ आर्क इन अ वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन, जो स्टेबिलिटी रहती है आर्क की, ठीक है, वैक्यूम के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मेनली कॉन्टैक्ट मटेरियल विद इट्स वेपर प्रेशर एंड इट्स क्रिटिकल एंड इट्स सर्किट पैरामीटर्स, ठीक है। सर्किट पैरामीटर्स पे और जो कॉन्टैक्ट मटेरियल है वेपर प्रेशर के अंदर, उस पे ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आर्क की, ठीक है, इन अ वैक्यूम। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज टू, इन अ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रेजिस्टेंस स्विचिंग हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर किसके लिए परफॉर्म करते हैं? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एयर ब्लास्ट, इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज टू, रेजिस्टेंस स्विचिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू डैम्प आउट द फास्ट ट्रांजिएंट। रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज़ करने का एक ही मतलब रहता है कि हमारे जो फास्ट ट्रांजिएंट रहते हैं हम लोग उसको डैम्प आउट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सके सिग्निफिकेंटली, ठीक है। द बूस्टर इज इंसर्टेड इन अ सर्किट टू, बूस्टर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर? सो दैट हमारे वोल्टेज ड्रॉप को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, जितना ड्रॉप हो रहा है हमारा वोल्टेज ड्रॉप उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, एक नॉमिनल वोल्टेज लेवल पे ला सके। सर्किट ब्रेकर्स यूजुअली ऑपरेट्स अंडर, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, जो बोर्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है, जो गेट को ने हमें प्रोवाइड किया, PDF जो प्रोवाइड किया, वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, बट ये इनकरेक्ट है गाइस। तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा सर्किट ब्रेकर जो भी ऑपरेट होता है वो होता है हमारे ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। सबसे जो इनिशियल पीरियड रहता है, जो फॉल्ट आता है, तो फर्स्ट सबसे इनिशियल कुछ टाइम जो होता है वो रहता है हमारा सब ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो ट्रांजिएंट पीरियड यहाँ पे रहता है। तो इसमें सर्किट ब्रेकर हमारा ऑपरेट ही नहीं हो पाता, ठीक है, जो सब ट्रांजिएंट पीरियड में, क्योंकि काफ़ी मोमेंटरी रहता है और काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है। जो मेनली ऑपरेट होता है सर्किट ब्रेकर वो हमारा रहता है ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट में ही वो ऑपरेट होता है, इसके बीच में वो ऑपरेट होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी दैट मीन्स नॉट अ सब ट्रांजिएंट, इट इज ओनली ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। सब ट्रांजिएंट इसका गलत आंसर आ जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। द करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताया था मैंने काफ़ी बार कि करंट रेटिंग हमें आइसोलेटर्स के द्वारा हमें पता होना या फिर ज़रूरी नहीं रहती, क्योंकि होता क्या है, आइसोलेटर हम लोग नो लोड पे ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए उसका जो करंट रेटिंग है वो हमें मायने नहीं रखता है इस उतना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। हालांकि सर्किट ब्रेकर में करंट रेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोड ब्रेक स्विचेस में भी इंपॉर्टेंट, सर्किट ब्रेकर एंड लोड ब्रेक स्विचेस में भी इसका करंट रेटिंग हमें पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम इज इम्प्रूव्ड बाय, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हमारे पावर सिस्टम की हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? अगर हम लोग डबल सर्किट लाइन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ सिंगल सर्किट लाइन, तो हम लोग हमारी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं हमारे पावर सिस्टम की, ठीक है। द ड्रॉट विच अ चिमनी प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड, ठीक है, ड्रॉट दैट मीन्स जो हमारा जो या लाइक ये हो गई हमारी चिमनी, ठीक है, ठीक है। ड्रॉट दैट मीन्स जो हमारे फ्लू गैसेस रहती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में हम लोग पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे ड्रैग रहता है, ठीक है, ये हमारे फ्लू गैसेस का जो ड्रॉट है, दैट मीन्स हम लोग जिसको खींचते हैं इस एयर को, ये कौन सा ड्रैग रहता है? यहाँ पे हम लोग कोई फैन वगैरह लगाते हैं कि जो चिमनी प्रोड्यूस करती है, ये पर्टिकुलरली वो रहता है हमारा नेचुरल ड्रॉट। इंड्यूस ड्रॉट दैट मीन्स फोर्स ड्रॉट, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे फैन लगा दिया, फोर्स ड्रॉट फैन। इंड्यूस्ड ड्रॉट मतलब हमने उसके इंटरनली जो हम लोग उसको खींच रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें 2-3 टाइप्स रहते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, हमारे जो हम लोग जनरेशन स्टेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग ये कंप्लीटली पढ़ेंगे, बट आपको अभी के लिए ध्यान में रखना होगा जो चिमनी प्रोड्यूस करते हैं ड्रॉट, तो वो हमारा रहता है नेचुरल ड्रॉट।
डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन यूनिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। होता क्या है गाइस, डाइवर्सिटी फैक्टर में इसका जो फॉर्मूला बनता है फिर रेशियो बनता है वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम। तो ये मैक्सिमम डिमांड है हमारे से कम रहती है एज कम्पेयर टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो इसीलिए जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, ठीक है, डिनोमिनेटर में से वो अगर हमारा कम है एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर तो हमारे साथ जो डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो मोर देन यूनिटी ही रहता है। तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि बाकी लोड फैक्टर भी सारे लेस देन 1 रहते हैं, तो ये सिर्फ ये डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। फॉर एन ओवरहेड लाइन द सर्ज इम्पीडेंस इज व्हाट। सर्ज इम्पीडेंस हम लोग ओवरहेड लाइन्स के लिए कितना लेते हैं, वो रहता है हमारा 100 से लेकर 200 ओम्स के बीच में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। काफ़ी सिंपल सा टेक्निक है इसके पता करने के लिए। कौन से रिले लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम, ठीक है, शॉर्ट के लिए, ठीक है, एक्स जेड मो, ये ध्यान में रखिएगा। एक्स दैट मीन्स हम लोग शॉर्ट, एक्स दैट मीन्स रिएक्टेंस रिले हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। जेड हम लोग मीडियम के लिए, ठीक है, इंपीडेंस रिले, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग मो रिले यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, एक्स जेड मो, ध्यान में रखते हैं। एक्स दैट मीन्स हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस। जेड दैट मीन्स हो गया हमारा इंपीडेंस, और मो हो गया हमारा जो हम लोग उसको कहते हैं मो रिले, ठीक है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी हमें किससे कम अफेक्ट होती है, इन जो ऑप्शन हमें गिवन है, इनपुट टॉर्क, रिएक्टेंस ऑफ अ जनरेटर, रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन, इन तीनों पे डिपेंड करते हैं, बट लॉसेस पे पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी काफ़ी कम अफेक्ट होती है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। द चार्जिंग करंट इन अ केबल इज व्हाट। चार्जिंग करंट जो रहता है हमारे केबल में हमारा लीड करता है बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री। चार्जिंग करंट इन अ केबल लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बर्डन ऑन अ प्रोटेक्टिव रिले इज़ द पावर। जो बर्डन रहता है हमारे प्रोटेक्टिव रिले का वो हमारा खुद का पावर रहता है उस रिले का जो खुद एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ एब्सॉर्ब बाय द सर्किट ऑफ द रिले, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आर्क इन द सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट। जो आर्क रहता है सर्किट ब्रेकर के अंदर वो कौन से मोमेंट पे इंटरप्ट होता है, तो ध्यान में रखिएगा वो करंट 0 पे इंटरप्ट होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द मिनिमम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल इज एट। कब सबसे कम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो रहता है हमारा लीड शीट पे, ठीक है। कंडक्टर पे सरफेस पे सबसे ज़्यादा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस रहता है, बट लीड शीट पे हमारा सबसे कम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ केबल इज डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस विल बी व्हाट। अगर हमारे केबल की लेंथ हमारी डबल हो जाती है तो उसका कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी हमारा डबल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये थे हमारे कंप्लीटली 80 क्वेश्चन जो मैंने आपको काफ़ी क्विकली और शॉर्ट कम से कम समय में आपको कवर करा दिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे 2017 के टाइम पे जो पूछे गए थे। उस लेवल पे मैं आपको यही कंसिडर करना चाहूँगा कि 2017 के अकॉर्डिंगली उस ईयर पे जो कॉम्पिटिशन थे उसके अकॉर्डिंगली ही ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जस्ट आपको एक ओवरव्यू किया जाए इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन का पेपर कवर कराया गया। अब जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 2021 में, ठीक है, वो इतने आसान तो नहीं रहने वाले, ठीक है। हालांकि 300 वैकेंसी है, पर आपको ध्यान में रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शायद ही देखने को मिलेगी। जो 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको हम लोग कह सकते 8 to 10 कॉन्सेप्ट बेस्ड इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा नहीं। इसका पेपर पैटर्न भी रिवाइज हो चुका है, और अगर आपको सिलेबस जानना होगा 2021 गेट को का एग्जामिनेशन के लिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। आशा करता होगा इस आपको आज का सेशन समझ में आया। अगर आपको सेशन समझ में आए तो हमारे सेशन को लाइक करें। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैंने आपको सेशन बताया था, ठीक है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। जो आपको अगर आपको अपडेट चाहिए होंगे हमारे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और हम हमारे अपडेट आप पे देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।